अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुल्क में इंतखाबात मुनक्किद हुए 7 दिन गुजर चुके हैं। अब तक सूबों और विफाक में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों में राब्तों और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। बड़ी सियासी पार्टियों के मुज़ाकरात से ज्यादा तवज्जो जो है उनकी आज़ाद अरकान पर है, जिन्हें वो अपने साथ शामिल करके नंबर गेम में आगे होने की तगदों में मसरूफ हैं। विफाक में इत्तेहादी जमातों की हिमायत से शहबाज शरीफ की नामजदगी के बाद अब स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर्स और काबीना की तश्कील के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। शहबाज शरीफ के मुकाबले पर तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया है, जबकि पंजाब में वजारत आला के लिए मियां असलम, खैबर पुख्तूनख्वा के लिए जो है वो स्पीकर के लिए आकिबुल्ला जो कि साबिक स्पीकर असद कैसर के भाई हैं, बलूचिस्तान के लिए जो है वो सालार काकड़ उम्मीदवार होंगे। इसके साथ साथ पीटीआई ने हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज का भी ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया था कि आसिफ अली जरदारी ने चंद दोस्तों के जरिए पीटीआई से राब्ता किया, लेकिन पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने इस बात की तरदीद की। गुज़श्ता रोज से खबरें गर्दिश कर रही थी कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के लिए राब्तों पर रजामंद हो गई हैं और दोनों पार्टीज के दरमियान बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं। ऐसी तमाम इत्तलात की दोनों पार्टीज ने सख्ती से तरदीद की है। तहरीक इंसाफ के हवाले से एक और खबर गर्दिश में है कि बानी पीटीआई ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ जो कि परवेज खटक की पार्टी है इत्तेहाद की इजाजत दे दी है और इस सिलसिले में दोनों पार्टीज के दरमियान राब्ते भी हो चुके हैं। लेकिन पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा ने, जिनसे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द बैरिस्टर गौर की क़यादत में मौलाना फजल रहमान से भी जो है वो मुलाकात कर रहा है, जिसमें मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू होगी। क्योंकि अगर मौलाना साहब की आज एक बड़ा अहम इंटरव्यू उन्होंने दिया, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी वो सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और वो नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट सबसे वो इस वक्त नाराज लग रहे हैं। तो इस बात के कवी इम्कानात हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एक ओपोजिशन अलायंस बनाए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो वजारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देने का वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं। दोनों पार्टीज की कमेटीज का आज तीसरा इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत साजी और इत्तेहादियों के हुकूमत में शेर के हवाले से मुशावरत की गई है। अराकीन ने, कमेटी के जो अराकीन है, उन्होंने हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ फार्मूलों पर गौर किया। किसी भी नतीजे पर पहुंचने के बाद इस फार्मूले की आला क़यादत से हतमी मंजूरी ली जाएगी। आज तक के इंतखाबी नताइज के मुताबिक विफाक में हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों की हिमायत के बाद शहबाज शरीफ का पलड़ा भारी है, वो आसानी से वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद जो है वो उनसे कम है, जबकि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान पहले ही अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुके हैं। एक और अहम मुलाकात आज अडियाला जेल में हुई, जहां मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की और इस मौके पर चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी सालेक और चौधरी शाफे भी मौजूद थे। काफली के तर्जुमान के मुताबिक यह मुलाकात गैर सियासी थी, इससे सियासी रंग ना दिया जाए। बात करें नंबर गेम की, तो अब तक जो नंबर गेम हुई है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के मनसब के करीब नजर आ रहे हैं और उन्हें PTI और मौलाना फजल रहमान की सूरत में एक मजबूत अपोजिशन का सामना होगा। पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत से जो है वो फिलहाल तो इनकार किया है, लेकिन इस बात के अभी भी इम्कानात मौजूद हैं कि आगे चलकर अगले मरहले में पीपल्स पार्टी जो है शायद वो वफाकी काबीना में शामिल हो जाए। इसके अलावा आईनी ओहदों पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार जो है वो अपने लाएगी, चाहे वो सदर हो, चाहे वो गवर्नर्स हो, चाहे वो स्पीकर असम्बली हो, चेयरमैन सेनेट हो। इस हवाले से गुज़श्ता रात हमारे प्रोग्राम में सेनेटर इरफान सदीकी और कमर जमान कायरा ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल साहब ने आज इस ख्वाहिश का इजहार किया कि सदर मुमलिकत जरदारी साहब बने, गवर्नर सिंध, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, जो आईनी ओहदे हैं ये पीपल्स पार्टी के पास आए। जो मामलात हैं यकीनन डिसाइड होने हैं, ये सारे ओहदे खाली होने जा रहे हैं। गिव एंड टेक के जज्बे से आपस में मामला तय कर लेंगे, खुश उसलूबी से कर लेंगे। तो सर फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल इन मामलात पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ कि ये आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे? ये उसी वक्त होगा जब तय हो जाएगा कि हमारी मुश्तरका हुकूमत बनेगी और सबसे पहले ये सिलसिला शुरू होगा कि जी यहाँ मुश्तरका हुकूमत बनेगी, मुश्तरका काबीना होगी, वजारतें होंगी, फिर ये बाकी ओहदे जो हैं वो यकीनन डिस्कस किए जाएंगे। तो कायरा साहब, नून लीग ने क्या आपको ये यकीन नहीं दिलाया कि कल को इलेक्शंस होंगे भारत के चेयरमैन सेनेट के या स्पीकर असेंबली का,
तो हम आपके साथ होंगे, ये कोई यकीन दहानी नहीं कराई? जब ये वक्त आएगा तो देखेंगे, अभी तो इस पर मशावरत जारी है, बातें हो रही हैं, देखेंगे। नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं हुकूमत साजी की, तो आपको यह भी बताते चलें कि नून लीग ने पंजाब में वजारत आला के लिए अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली के कायदे-ए-वान के लिए नंबर ग्राफ अभी 190 हो चुका है। नून लीग में 16 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद उनकी जनरल नशिस्तें जो हैं वो 153 हो गई हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि नून लीग को ख़वातीन और अक़लियत की 37 नशिस्तें मिलेंगी। नून लीग को पंजाब असम्बली में कायदे-ए-वान की सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की ज़रूरत थी। बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो PTI के जमात इस्लामी से बातचीत नाकाम होने के बाद फिर अवामी नेशनल पार्टी से भी उन्होंने बातचीत की कोशिश की, लेकिन फिलहाल उन्होंने माजरत कर ली है। NP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन के मुताबिक PTI की क़यादत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए राब्ता किया गया था, जिसके जवाब में ANP ने माजरत कर ली। दूसरी जानिब इंतखाबात के नताइज के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। जमात इस्लामी ने कल यौम सियाम मनाने का ऐलान किया और जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हलकों के नताइज मुस्तरद किए, जबकि मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरों और धरनों का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। नताइज में धांधली के इल्जामात के साथ साथ बानी PTI ने अब अमेरिका से भी मदद मांग ली है, उसी अमेरिका से जिसे वो जिम्मेदार करार दे रहे थे कि उनकी हुकूमत गिराने की साजिश में शामिल है। PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक बानी PTI ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि इलेक्शन में धांधली पर नजर रखे और आवाज उठाए। अमेरिका का पाकिस्तान के इलेक्शन से मुतालिक बयान कॉस्मेटिक किस्म का है। गुज़श्ता रोज अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह कहा था कि हमने इंतखाबात पर इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया है, जिसके जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा के बकौल इलेक्शन से मुतालिक गैर मुल्की नसीहतों की हमें ज़रूरत नहीं। दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग में उनका कहना था कि दफ्तर खारजा की जानिब से पहले ही इलेक्शन के हवाले से बयान जारी हो चुका है। इंतखाबात के हवाले से जो मुबस्सिरीन की जानिब से बयानात सामने आए, इनमें से बहुत से बयानात पर मबनी नहीं है। The election process in Pakistan is an internal sovereign affair of Pakistan. Pakistan is a democracy. We have also welcomed foreign observers, including the Commonwealth Observer Group. As far as the foreign governments are concerned, our view is clear that Pakistan undertakes its constitutional obligations seriously. It is the right of the people of Pakistan to enjoy freedoms and democracy. सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन के नताइज पर धांधली के इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं और साथ साथ हुकूमत साजी के लिए कोशिशें भी जारी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे? क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी किसी भी नुक्ते पर PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर डेडलॉक ख़त्म करना है, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म करनी है, तो फिर सबके साथ बैठना पड़ेगा। सब मामला पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगी पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। ख्वाजा आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये बताइएगा, बड़ी तेजी से आज डेवलपमेंट्स हुई, उमर अयूब साहब का नाम बतौर वज़ीर आज़म सामने आ चुका है PTI की जानिब से, और वो दावा कर रहे हैं कि हमारी कौमी असम्बली में भी अक्सरियत है और पंजाब में भी हम हुकूमत बनाएंगे। साथ में पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वो अभी भी PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। 2 दिन पहले वो वज़ारत उज़्मा के लिए खुलकर आपके साथ बैठने का ऐलान कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो वायर खबरें जो आ रही हैं मुख्तलिफ क्वार्टर से, ये सिर्फ पोजीशनिंग हो रही है, इनका हकीकत से कोई इतना लंबा चौड़ा ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं पता कि उमर अयूब साहब कहाँ से कैंडिडेट हैं, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं या किसी और जगह से। जी ख्वाजा साहब, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ की। चले, मेरा मतलब है कि उम्मीदवार भी होना जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है अगर वो उम्मीदवार बनना चाहते हैं। ऑलरेडी अल्लाह का फजल है, हमारे पास मेजॉरिटी है और इंशाअल्लाह ताला हमारे उम्मीदवार मियां शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कामयाब होंगे। कोई ना कोई पीपल्स पार्टी के साथ हमारी अरेंजमेंट हो जाएगी। मेरा ख्याल है हमारी ऑलरेडी भी माजी में भी अरेंजमेंट रही है
और उससे जो कोई ना कोई जो है रास्ते निकल आएंगे। मैं ज़्यादा तफसील में बात नहीं करना चाहता, तो थोड़ा सा गुरेज कर रहा हूँ। अदरवाइज ये चीज़ें जो हैं, पोजीशनिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी सब करती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर पीटीआई कर रही है या पीपल्स पार्टी कर रही है या पीएमएलएन कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक थिंग्स विल सेटल डाउन ये 2-4 दिन। तब आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से मामला तय पा जाएंगे, उन्होंने तो सपोर्ट अनाउंस कर दिए, तो क्या मामला अभी तक तय नहीं हो पाए? मैंने तो जो आपने बात की थी उसको रिस्पांस किया है। मुझे तो पता है कि मामला तय पा चुके हुए हैं, कोई ना कोई अरेंजमेंट जो है वो फाइनलाइज हो चुकी हुई है। मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता, हो सकता है कि छोटी मोटी फाइनल डिटेल्स अभी तय करनी बाकी हों, मुझे उसका भी कोई हतमी पता नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि हम और पीपल्स पार्टी जो है, पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी एंड ऑब्वियसली एमक्यूएम जो है, वी आर ऑन बोर्ड। सवाल ये खास साहब कि एक बड़ी मजबूत अपोजिशन बन रही है इस वक्त। पीटीआई, मौलाना साहब, एएनपी जो हैं वो तकरीबन एक पेज पर आ चुके हैं। मौलाना और पीटीआई के वफ्द से, पीटीआई का वफ्द उनसे मिल भी रहा है। बलूचिस्तान में मैंगल साहब है, अचकजई साहब हैं, वो लोग एहतजाज कर रहे हैं इलेक्शन के खिलाफ, नताइज के खिलाफ। ये तो 77 वाली मजबूत अपोजिशन अगर बन गई तो आपकी गवर्नमेंट चलेगी कैसे? देखिए 77 कंपेरेबल सिचुएशन नहीं है। वो तो इलेक्शन के नेशनल असेंबली के इलेक्शंस के दूसरे दिन ही तहरीक जो है वो चल गई थी और उसके नताइज जो है तस्लीम नहीं किए गए थे नेशनल असेंबली। अगर आपको याद होगा तो मेरा ख्याल है कोई 4 दर्जन नहीं तो कम से कम 3 दर्जन सीटें अनअपोज्ड हुई थी। जो मुझे याद पड़ता है, पुरानी बात है, हो सकता है मुझे थोड़ी बहुत गलती लग रही हो। इसमें कोई चीज नहीं, यहाँ तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। पीटीआई ने भी इलेक्शन रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिए हैं। उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर जो है नॉमिनेट भी कर दिया है केपी के अंदर। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर लिए हैं, हमने भी एक्सेप्ट कर लिए हैं। सो जो पार्टीज जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको जरूर इख्तलाफात होंगे और हो सकता है जेन्युइन इख्तलाफात हों। मैं कोई उनको खुदा खास्ता जो है को रिफ्यूट करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ये कंपेरेबल सिचुएशन नहीं है। मैंने 1977 का इलेक्शन विटनेस किया हुआ है। आई वाज पार्ट ऑफ द इलेक्शन। उस इलेक्शन में मैं खुद तो शरीक नहीं था, लेकिन मैं एज ए वर्कर उस पार्ट इलेक्शन में का एक हिस्सा था। तो उसके बाद तहरीक का भी हिस्सा रहा जो चली जो है। तो ये आई थिंक दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बाकी अगर पीटीआई इलेक्शन जो है में हिस्सा लेती है वज़ीर आज़म का, उनका हिस्सा है, उनका राइट है, उनको हिस्सा लेना भी चाहिए। इससे प्रोसेस को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिलती है। खान साहब एक बात बताइएगा, पीपल्स पार्टी अगर काबीना में शामिल नहीं होती, यानी देखिए 16 महीनों में आपने जो मुश्किल फैसले किए थे पीडीएम की गवर्नमेंट में, उस दौरान शहबाज साहब वजीर आजम थे, मुस्लिम लीग नून को उन फैसलों की कीमत अदा करनी पड़ी, हमने इलेक्शन में भी देखा। अब भी हालात मुश्किल हैं, सियासी बुरान भी है, माशी बुरान भी है, मुश्किल फैसले करने हैं। ये सारे फैसले चूंकि वजीर आजम आपका है, हुकूमत काबीना आपकी होगी, तो आपके गले पड़ेंगे। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी काबीना में आए और फैसलों की ओनरशिप ले? मैं ये बात जो आप बात कर रहे हैं, प्रेफरेबल सिचुएशन तो यही है जो आप कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बहस से हट के आप करूंगा कि देखिए मुश्किल फैसले जो है हमेशा जो भी सारी दुनिया में जब गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं, तो अगर इकोनॉमी के मुश्किल फैसले हों या फॉरेन पॉलिसी के मुश्किल फैसले हों या कोई और मुश्किल फैसले हों, तो मेनली मैं इकोनॉमिक फैसले जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो बड़े इनिशियल स्टेज पे ले लिए जाते हैं ताकि उनके जो डिविडेंड्स हैं वो 1-2 साल के अंदर आ जाएं और उन फैसलों की एक जस्टिफिकेशन जो है वो आवाम के सामने आ जाए कि भाई उस वक्त ये ऑपरेशन इसलिए किया गया था कि आप सेहतयाब जल्दी हो जाए। तो अगर आप ये फैसले 2 साल बाद करेंगे या 3 साल बाद करेंगे तो इलेक्शन तक जो है वो इकोनॉमी जो है अभी भी जो है ऑपरेशन थिएटर में होगी। तो ये तो हमें पहले हफ्ते 2 हफ्ते में या मैक्सिमम जो है बजट से पहले आपको जो प्रेजेंटेशन है जून की बजट, उसमें ये फैसले जितने भी मुश्किल फैसले हैं
मैं समझता हूँ कि हमें जो फैसले जो इंटरनेशनल हमारे जो जिनसे हम लोग कर्जा लेते हैं, उसकी बजाय हम मुश्किल फैसले अंदर करें, अपने मुल्क के अंदर करें। हम जो वेस्टेज और चोरी जो है उसको बंद करें, तो हमें कोई और फैसले अवाम पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है। आप चोरों से, टैक्स चोरों से या बिजली चोरों से या गैस चोरों से या तेल चोरों से, इन लोगों से अगर आप निजात हासिल कर लेंगे तो आप अवाम पे बोझ डालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये चोर जो है इतने स्ट्रांग हो चुके हुए हैं। आप ये सिगरेट की लॉबी देख लें, आप गाड़ियों की लॉबी देख लें, टायर की लॉबी देख लें, स्टील की लॉबी, ये सारे जो ग्रुप हैं इस तरह के जो टैक्स नहीं पे करते, या रिटेल सेक्टर हमारा जो है जो जितना उनको टैक्स पे करना चाहिए उसका वो 2% 3% टैक्स पे करते हैं, तो उनको भी किसी अच्छे तरीके से, ताकि उन पर ज्यादा बोझ भी ना पड़े, रिटेल सेक्टर को भी नेट में लाना चाहिए और आम आदमी को जो है वो बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए। इन सब के जो है ना बेनिफिट्स जो हैं, इनके डिविडेंड्स जो हैं, वो आम आदमी को जान अच्छा खालिद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल, हीलिंग की जरूरत है, अवाम को भी, सोसाइटी को भी। सियासी और माशी अदम इस्तेकाम बहुत हद तक बढ़ चुका है। उसके लिए जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातें जो हैं, आप चूंकि पोटेंशियल गवर्नमेंट आपकी ही होगी, आपको सबके पास जाना होगा, सबके साथ बैठना होगा। इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है। क्या बैठेंगे तहरीक इंसाफ के साथ आगे बढ़ने के लिए? चूंकि आप तो मिसाके मईशत तक की बात आप लोगों ने की हुई है। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दूंगा। असेंबली के फ्लोर पे मियां शहबाज ने जो है ऑफर की थी, जब वजीर आजम जो थे इमरान खान साहब थे, वो ऑफर वेलकम नहीं की गई थी, बल्कि उसका तमस्खर उड़ाया गया था उस वक्त जो है। हम तो हर वक्त जो है तमाम जो फ्रीक हैं हमारे पावर की जो इक्वेशन है उसमें सबके साथ जो है बात करने को तैयार हैं, बल्कि सबको बात करनी चाहिए। इट शुड बी ए जॉइंट इनिशिएटिव, कोई हमारा अकेले का इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए, सबको वेलकम करना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट जो है, अगर हम लोग जो लीडरशिप क्लेम करते हैं, अगर वो नहीं उसको उसका इदराक नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सिर्फ इसलिए कि कोई और हुकूमत में है तो हमने नहीं करना। मैं समझता हूँ कि ये कोई मुहिब्बुल वतनी नहीं है। हमने तो उस वक्त जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी ऑफर किया था, और आज भी ऑफर मौजूद है कि कोई रूल्स ऑफ बिजनेस जो है, कम से कम इकोनॉमिक बिजनेस जो है, उसका जो है मईशत का जो कारोबार है उसके लिए हम तय करें। अच्छा, सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट, आप पीपल्स पार्टी की हिमायत करेंगे? इस पर इत्तेफाक हो चुका है खालिद साहब? मैं इन जो पार्लेज हो रहे हैं, मैं इनका हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो सियालकोट बैठा हूँ। मेरे साथी जो लाहौर में या इस्लामाबाद में जो है इस प्रोसेस में शामिल हैं, मेरा ख्याल है उनको बेटर इल्म होगा कि कौन लोग जो है वो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सेनेट के चेयरमैन और स्पीकर साहब कौन बनेंगे। मेरा ख्याल है कि जो है ये नेगोशिएशंस जो हो रही हैं बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, उसमें ये चीजें तय होगी। अच्छा, आप रहनुमा इलेक्शन हारे हैं, राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ, जो कि आपकी जमात के स्टालवर्ट कहलाते हैं। क्या काबीना में इन लोगों को जगह दी जाएगी बतौर एडवाइजर या ऐसे पीएम? नहीं, मैं इस पे बिल्कुल कोई मुझे इल्म भी नहीं है, और कमेंट करना भी जो है ये तो फैसला जो है टॉप लीडरशिप ने करना है। मियां शहबाज साहब या मियां नवाज शरीफ साहब जो है, हमारे कायद जो है, उन्होंने ये फैसला करना होगा। ये एक फैसला जो है सेंसिटिव भी है और इम्पोर्टेंट भी है। मैं इस पे कमेंट जो है मेरा करना मुनासिब ही नहीं है, और मुझे इसके मुताल्लिक कोई कहना भी नहीं चाहिए। इस वक्त ये it will add to ऐसे एक नई कंट्रोवर्सी न शुरू हो। मौलाना साहब ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा सख्त इंटरव्यू दिया, 2-3 दफ़ा उन्होंने मियां साहब से ओपोजिशन में बैठने की बात की। अब बड़े करीबी साथी रहे हैं और अभी भी हैं नवाज शरीफ साहब के। क्या वजह है, वो क्यों इतने उखड़े हैं? तकरीबन वो तो इमरान खान के साथ ऑलमोस्ट जाकर बैठ ही गए हैं। मियां साहब को क्या उन्हें राजी करके हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहिए? मेरे ख्याल जरूर बात करनी चाहिए मौलाना के साथ। मौलाना हमारे साथी रहे हुए हैं, जाती तौर पे भी उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, भाइयों वाला ताल्लुक है।
और वैसे भी सियासी ताल्लुक भी एक बड़ा दरीना सियासी ताल्लुक है उनके साथ जरूर बात करनी चाहिए, उनको हम ख्याल अपना जो है बनाना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पीटीआई के साथ बैठ के मुझे इस चीज का इल्म नहीं है कि वो पीटीआई के साथ जाके बैठ के हैं। जो अगर केपी में वो एहतजाज कर रहे हैं तो केपी में जो अगर कुछ जो उनकी एलिगेशंस हैं अगर वो सच हैं तो उसके बेनिफिशियरी तो पीटीआई है, उनके साथ तो किस तरह बैठ सकते हैं मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँ। चलें, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद सेनेटर शहरी रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले ख्वाजा आसिफ की आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शहरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया है कि आप लोग काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन वजारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देंगे। वो उम्मीदवार जाहिर बात है अब शहबाज शरीफ हैं, लेकिन आज फिर बात चली कि पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है पीपल्स पार्टी से, लेकिन अब से कुछ देर पहले अब ये स्टेटमेंट उनकी आई है कि हम ना आपके साथ बैठेंगे पीपल्स पार्टी के साथ, ना नून लीग के साथ। लेकिन आपकी जानिब से ये बयान आया कि जी आप तहरीक इंसाफ के साथ अब भी बैठने के लिए तैयार हैं। आई थिंक हमने कोई देखिए इस तरह कंडीशंस नहीं डाली, लेकिन गैर मशरूत हम बात नहीं करेंगे कि हमारी तो अभी प्रोसेस चल रही है और उनको अपने हार पे छोड़ें। वो अगर इस वक्त इतने परेशान है कि सुबह इससे बात करनी है, सुबह जीने की तमन्ना, रात को मरने का इरादा, ये सुबह से शाम यू टर्न्स लेना शुरू करेंगे तो कोई हौसला होगा किसी से बात करने का। अभी तो आई थिंक कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई है एंड वक्त गुजरता जा रहा है। वी आर इन डिस्कशन विद हम नून के साथ हमारी बातचीत चल रही है और बिल्कुल आपने सही कहा कि हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो मुल्क में। हम इस बात का हिस्सेदार नहीं हो सकते कि हम बैठे रहे, हमने ब्लैकमेल किया और मतलब हर चीज ले ली और कहा कि इस बात पर हम सिर्फ इन कंडीशंस पर हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हम इस वक्त सूबों को एम्पावर करना चाहते हैं, हमारी प्रोविंशियल कमिटीज बात कर रही हैं, हमने ग्रास रूट्स वर्क करना है, टाइम और स्पेस चाहिए। लेकिन बिल्कुल हम नहीं ये चाहते कि फेडरल गवर्नमेंट इतनी कमजोर हो या अपने आप को गैर मुस्तहकम समझे कि आगे चल ना सके, तो ऐसी बात नहीं है। मगर हम पार्लियामान को इस वक्त फाल बनाना चाहते हैं। वहाँ हमें क्योंकि पिछली दफा ऐसा नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो दिल हो, कलीदी कोर हो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रोसेस का, क्योंकि हम इस तरह हम हमेशा ऑपरेट करते हैं। और जी वो जगह होती है जहां तकसीम की सियासत दम तोड़ सकती है, जहां हीलिंग हो सकती है, जहां मुल्क के बेहतर मफाद में, जहां स्टैंडिंग कमेटी बैठती है, सब लोग बेहतर मफाद में बात करना शुरू करना सीखें। जैसे पहले होता था वैसे हो। ये हर चीज को सियासी महाजाराई का मौका ना बनाएं और हर चीज को भेंट ना चढ़ाएं एक बदतमीजी और तकसीम की सियासत। इससे आगे बढ़ें बिकॉज लोगों को ये अब मैसेज चाहिए कि लोग सिर्फ सियासतदान कभी कुछ गिव अप भी कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की। तो हम आगे की सोच रहे हैं। अच्छा सेनेटर साहिबा, पीएम अभी तक जो बातचीत हुई है क्या वो फाइनल स्टेज तक पहुंच गई है? बिलावल साहब ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया था कि आईनी ओहदे सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट जो है स्पीकर वगैरह पीपल्स पार्टी के पास आए और जरदारी साहब सदर बने, क्या ये मामलात आपके तय पा चुके हैं और पीएमएलएन इन ओहदों पर आपकी हिमायत करेगी? जी हमारे इस वक्त डिस्कशंस हो रहे हैं, हमारी कमिटीज हैं। आज तो दिन में 2 मीटिंग्स हो रही हैं और इंशाल्लाह दे विल वर्क आउट समथिंग। इसलिए हमने ये पार्लियामानी पोजीशंस और आईनी पोजीशन इसलिए कही है क्योंकि फिर मैं कहूँगी हम चाहते हैं कि सारी ये जो ओहदे हैं वो इस्तेमाल हों इस्तेकाम के लिए और शराकतदारी के लिए और आगे हमारी किस्म की तर्ज मचौ सियासत के लिए जी। और आई बिलीव हम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान खपे का वक्त आ गया है, बहुत इंतशार है मुल्क में, बहुत हो चुका है इंस्टेबिलिटी। एक जरा सा 1-2 दिन मीटिंग कोई नहीं होती है तो एक लहर आ जाती है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, एक तरफ करेंसी गिरने लगती है। वी कांट हैव दैट जी। अप्रैल में फिर अब तक IMF के साथ पोजीशन होगी, ऐसे हम नहीं चल सकते।
थोड़ा मुल्क बचेगा तो हम बचेंगे, हम फिर हमारी सियासतें बचेंगी। तो हमें पाकिस्तान खप्पे करवाना है, और वो जरदारी साहब का तो आपको पता है क्लासिक फॉर्मूला होता है, वो कंसेंसस बिल्डर हैं, सबको आगे लेके चलेंगे। तो आई होप एवरीबडी सीज दैट, ये सेंस सबको नजर आनी चाहिए। पीटीआई बैक जो आजाद उम्मीदवार हैं वो बड़ी स्ट्रांग ओपोजिशन होगी नेशनल असेंबली में। मौलाना साहब ने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका और इमरान खान का मौक़िफ़ एक ही हो गया है तकरीबन, शायद उनकी वफ्द की मुलाकात भी हो रही है। दूसरी जानिब मैंगल साहब नाराज़ हैं, एहतजाज कर रहे हैं, चकजई साहब हैं, अवामी नेशनल पार्टी है, ये उनकी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशंस हैं इलेक्शन के नताइज पर। तो एक अगर बड़ा स्ट्रांग ओपोजिशन अलायंस अगर बन जाता है तो क्या आप लोग नून लीग को फिर सपोर्ट करेंगे और ये हुकूमत कैसे चलेगी? देखिए, स्ट्रांग ऑपोजिशन अलायंस से किसी को डरना नहीं चाहिए। पार्लियामान एक ऐसी जगह होती है, और स्ट्रांग ऑपोजिशन हमारे तो कभी इतने स्ट्रांग, सेनेट में तो हम इतने स्ट्रांग ऑपोजिशन होते थे, वी कुड पैरालाइज द गवर्नमेंट, लेकिन हमने नहीं किया, इसलिए कि देखिए स्ट्रांग ऑपोजिशन फाल काम करने के लिए होता है। ये बिल आया, लेजिस्लेशन आई, आप रोकें भाई, इसमें आप शराकतदारी बनाएं, हम सब को ऑन बोर्ड लें, एक दूसरे से बातचीत करें, बेहतर लेजिस्लेशन निकलेगी कि नहीं। ये सिर्फ अपनी हरधर्मी के लिए नहीं स्ट्रांग ऑपोजिशन होनी चाहिए, सबको ये समझना चाहिए। और मेरी जाती राय ये, और पीपल्स पार्टी की भी है कि मेरी जाती क्या हो सकती है, सब हमारी पार्टी की है ये, कि ये इंतशार और धरनों का वक्त प्लीज गुजर गया। नाउ इट्स टाइम टू ग्रो अप एंड हील द कंट्री। मैं किसी की तनकीद के निश्ता नहीं बरताऊंगी, ना मैं बदतमीज बातचीत में का लेवल पे आती हूँ। सब अपना अपना हक रखते हैं अपनी सियासत करने का, एज लॉन्ग एज पुरअमन हो, जमहूरी हो। लेकिन फिर भी देखिए, एहतजाज भी पुरअमन और जमहूरी हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल मुल्क को बहरानी टर्मोइल में रखना जब तक हम स्टॉप पे नहीं है, ये कोई सियासी बात है, ये कोई अच्छा शरीफ साहब, अब काबीना में शामिल ना होना आपकी सियासी हिकमत अमली पर मबनी फैसला है, लेकिन आप यू साउंडिंग लाइक कि आप ओनरशिप लेंगे, आने वाली हुकूमत को प्रोटेक्ट भी करेंगे, फैसलों की ओनरशिप भी लेंगे, तो फिर काबीना से बाहर क्यों बैठे हुए हैं? काबीना में ही आ जाएं, क्यों आप जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार भी हैं? ये तो घाटे का सौदा है आपके लिए। फिर नहीं, देखिए घाटे का सौदा इस वक्त कैसे होगा अगर हम थोड़ा सा मुल्क का सोचेंगे। ओनरशिप इस लेवल की है कि अगर आपने काबीना में अक्सर हम देखते थे बिल्स आ रहे हैं जिस पे हमने अक्सर और बेशतर एक मेंबर ने अप्रूवल दी होती थी। हमारी देखिए इज्तिमाई दानिश का कोई मतलब होता है, कोई फायदा होता है। मेरे पास इतने थद्दे आ जाएं बिल्स के तो मैं 2 अपने कॉलीग्स को बुला लूंगी जो इक्वली तजुर्बेकार हों और मुझे बताएं कि शरी आपने ये मिस कर दिया। कोई अक्ले कुल नहीं होता। तो अब हम बाहर इसलिए बैठे कि लेजिस्लेशन जो हो हमारे थ्रू जाए, ऐसे नहीं हो कि एकदम फैसले हो रहे हैं, अनाउंस हो रहे हैं। ये तो हम नहीं कर सकते। दैट इज वाई वी आर सिटिंग, वन ऑफ द रीजंस वाई वी आर सिटिंग आउटसाइड गवर्नमेंट। हम वो सियासी कीमत नहीं दे सकते जिस तरह हुई है। एंड वी विल ऑफ कोर्स सपोर्ट। हम चाहते हैं कि हुकूमत चले, लेकिन नथिंग इज अनकंडीशनल जी। मतलब इवन इन लव एंड वॉर, ठीक है नहीं? और ये ना लव है ना वॉर है, आप जानते हैं ये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो ने बड़ी एक जबरदस्त कैंपेन चलाई और पूरे मुल्क में। अब जो पंजाब में आपका वोटर है वो आपसे तब ज्यादा जुड़ता है और मजीद आपके पास आता है जब एंटाई नवाज शरीफ, एंटाई PMLN बयानियां आप लेकर चलते हैं, नून लीग पर तनकीद करते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर आप जो हैं हुकूमत में अगर उनके साथ जा रहे हैं तो बिलावल साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं फ्यूचर में तो ये स्ट्रैटेजी तो आपके लिए ठीक नहीं होगी। देखिए एक तो ये इलेक्शन कैंपेन सारे साल सारी उम्र नहीं चल सकती। ये तो हमारी एडवाइस है दूसरों को भी। बेशक आप जल्द से जुलूस गए, बेशक आप एक राब्ता करें अवाम से, बट रवाबित हमारे जो पंजाब में टूट गए थे वो बहाल होने हैं। और इसीलिए देखिए फिर हम फेडरल गवर्नमेंट्स में चले जाते हैं, काबीना में। अगर आपकी हाई परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री हो, और हमारी आजकल जो मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ कोई ऐसा हाल नहीं होता जी कि हाई परफॉर्मेंस आप दिखा सके, नहीं तो फिर दिन रात खुद एक करनी पड़ती है। तो वो तो जो सो हम कर रहे थे, मैं क्लाइमेट में कर रही थी, बिलावल साहब उसमें कर रहे थे, खारजा वजारत में कर रहे थे। तो ये जो हमें करना पड़ता है, तो वी हैव
वी आर ड्रेन, फिर टाइम नहीं होता पॉलिटिक्स का, आधे वक्त तो मुल्क से बाहर होना पड़ता है। तो ये पॉलिटिक्स करने का वक्त है और हमें डेफिनेटली पंजाब में अपने रवाबित, और मैंने देखा, मैं खुद ग्राउंड पे थी लाहौर में इनके इलेक्शन के लिए, हमें बहुत कुछ वहाँ, देयर इज रूम फॉर अस, बहुत सारे लोग हैं जो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं बहुत सारी पार्टी से और कहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी आए ग्राउंड पे तो हम आपके साथ होना चाहते हैं। तो ये रवाबित, ये काम हमारे भी करने के हैं ना, और हमें टाइम और स्पेस चाहिए। तो हमारी टीम्स भी इस वक्त प्रोविंशियल हैं, अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें प्रोविंसेस में काम चाहिए जहां हमने भी काम करने हैं। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले ख्वाजा आसिफ और सेनेटर शहरी रहमान की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब उस्ताद भी हैं, हमारे भी उस्ताद हैं, और आलमी उमूर और खित्ते के उमूर के अलावा इन्वायरमेंट पे भी उबूर रखते हैं, और पाकिस्तान का जो सियासी इन्वायरमेंट है उस पर भी बड़े दिलचस्प तबसरे करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ पाकिस्तान में? नताइज आ चुके हैं, क्या एक किचड़ी पक चुकी है, या आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो विद द टाइम अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमतें बनने के बाद, चूंकि पीटीआई भी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी, कुछ हम देख पाएंगे स्टेबिलिटी? आदिल, मेरे ख्याल में देखिए, खिचड़ी तो पक चुकी है, ये तो बड़ी जाहिर है, लेकिन पता नहीं किस किस्म की खिचड़ी पकी है ये अभी तक नहीं पता, लेकिन खिचड़ी जरूर है। दूसरा ये कि क्या हुआ, इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन सबसे अहम सवाल जो है मुल्क के लिए वो ये है कि क्या होगा। और क्या होगा से मेरा ताल्लुक ये नहीं है कि कौन बनेगा वजीर आजम और कौन जाएगा किस मिनिस्ट्री में और किस असेंबली में क्या तकरीर वो चीजें होंगी, वो सब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अर्जेंट है, लेकिन कई बार अर्जेंट के अलावा हमें इंपॉर्टेंट पे भी नजर रखनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट ये सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, इसका जवाब तो मैं एक लफ्ज में देता हूँ, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, कोई तरीका नहीं है कि आ सके। लेकिन दैट इज द लेस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी। देखिए, सियासत संभाल ली जाएगी, जोड़ तोड़ भी हो जाएंगे, कोई इधर कोई आप बैंडेड लगा देंगे, उधर किसी आप जख्म पे कुछ कर देंगे, कोई किसी को पे ऑफ कर देगा, कोई किसी से बात कर लेगा, वो सब हो जाएगा, ये आता है। लेकिन जो हम टूट देख रहे हैं वो अगर सिर्फ सियासत की होती तो वो इंटरेस्टिंग होती। वो क्योंकि एक सोसाइटी की है मेरे ख्याल में इस वक्त, जिसमें ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ उसका एक मजहर है, लेकिन सोसाइटी की जो टूट है, जब घर टूटता है तो दर्द बहुत होता है। और मेरे ख्याल में इस वक्त हर शख्स को दर्द है, हर पार्टी को दर्द है। और हमारा मेरे ख्याल में फर्ज ये है कि यकीनन ये जो अर्जेंट को सवाल है कि असेंबलियों में क्या होगा, सियासत में क्या होगा, कौन किससे बात करेगा, ये यकीनन अर्जेंट सवाल है। लेकिन इसमें उलझ के अगर हम इंपॉर्टेंट सवाल भूल गए कि इस मुआशरे का क्या होगा, इस सोसाइटी की जो टूट है उसका क्या होगा, तो फिर उसकी कीमत बहुत भारी होगी। डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर जो आपका जवाब है वो बिल्कुल हकीकत तकरीबन यही बन चुकी है, लेकिन अब वे फॉरवर्ड जरा थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्या वे फॉरवर्ड क्या है। क्या सियासी जमातों को और इस्टेब्लिशमेंट को सबको मिलकर बैठना पड़ेगा और वे फॉरवर्ड डिसाइड करना पड़ेगा, क्या किया जाए इस वक्त? करना पड़ेगा, और ना सिर्फ सियासी जमातों को करना पड़ेगा, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ेगा, फौज को करना पड़ेगा, ना सिर्फ आप जो मीडिया हैं उन्हें करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में हर घर में करना पड़ेगा। ये जो टूट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो घर घर की कहानी है, ये तो दोस्त की कहानी है, ये तो भाई बहन की कहानी है। ये जो टूट है, देखिए, इख्तिलाफ होता है, सियासत होती है, लेकिन एक जो मुमलिकत है, एक जो कौम है, उसकी शनाख्त, उसकी जो जोड़ है, वो एक और चीज होती है। तो ये जो है, ये हर एक को करना पड़ेगा। और एक तो ये मेरे ख्याल में हम मौला जट पॉलिटिक्स में फंस गए हैं, और सब फंस गए हैं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, कि बड़के मार के, गंडासे निकाल के, सीना पीट के, इंटरेस्टिंग डायलॉग बोल के, ये मौला जट में बड़े खास वजह से इस्तेमाल किया कि उसकी वो जो सारे लवाजमात है ना, कि बड़े बड़े डायलॉग बोल लो, बड़ी बड़ी बड़के मार दो, बड़े बड़े हर चीज एग्जैजरेट कर दो, उससे हटके हमें किसी तरह सियासत जो है, सियासत इज नॉट द एंड, सियासत तो बिगिनिंग होती है सोसाइटी की।
लेकिन रिवर्स हो गया। सियासत एक टूल है एक सोसाइटी के मुस्तहकम रहने का। जब उसको गोल बना लिया जाए तो उसकी जो टूट है वो बड़ी भारी होती है यार। जब घर टूटता है तो दर्द बहुत होता है। इस वक्त जैसे मैंने पहले भी कहा, हर शख्स को ये दर्द है, मेरे ख्याल में हर सियासी जमात को भी ये दर्द है। अब एक तरह से अगर इस इलेक्शन से, आई नो आप इलेक्शन की बात करना चाह रहे हैं, अगर इलेक्शन से कुछ निकला है तो एक चीज ये निकली है कि इस दर्द का एहसास हर एक को हो गया। हर एक को मेरे ख्याल में ये एहसास हो गया, हर पार्टी को भी हो गया, शायद हर पार्टी को भी ये हो गया कि यार ये तो हाथ से निकल गया। और हाथ से निकलने का मतलब ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, कहाँ कुछ हुआ मैनिपुलेट, क्या नहीं हुआ मैनिपुलेट, वो सारी उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं। लेकिन जो एक 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 बाहर से नजर आता था कि ये एक अनस्टेबल सी, अननेचुरल सी जगह बन गई है, अब हमें अंदर से भी नजर आ गया। उसका हल क्या है? उसका हल यह है कि अब हमें कोई आवाजें कम से कम ऐसी चाहिए जो मरहम की बात करें, कोई आवाजें ऐसी चाहिए जो बैठने की बात करें, कोई आवाजें ऐसी चाहिए जो लेन नहीं देन की भी बात करें। तो एक तरह से जिस तरह घरानों में होता है कि ऐसे मौके आते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से आपको साथ बैठ के एक दूसरे, किसी को पीछे हटना पड़ता है, किसी को कुछ देना पड़ता है, किसी को कुछ लेना पड़ता है। लेकिन ऑल आई एम ट्राइंग टू से, आई एम सॉरी कि मैं आई एम गोइंग ऑन एंड ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये इस वक्त जिस हम भंवर में फंसे हुए हैं उससे एक बड़ा भंवर है जिसका ये हिस्सा है। इस वाले भंवर की मुझे डॉक्टर साहब जी मुझे आखिर में ये बताइएगा कि इसमें जी सर जी बताइए डॉक्टर साहब। नहीं बोलिए पूछिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो एक बड़े भंवर का एक छोटा सा भंवर जो आप इसको रेफर कर रहे हैं, इसमें मैंने तो आपसे वे फॉरवर्ड पूछा और उसमें आपने मीडिया का जिक्र किया। मैं क्या करूं, मेरे लिए वे फॉरवर्ड क्या है? यार मरहम की गुफ्तगू इन अ वे देखें, हमने भी मीडिया की एक तो फर्ज है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये जो हम सोशल इंतशार की बात कर रहे हैं, सोशल इंतशार की बात कर रहे हैं ना, इसमें एक कंस्ट्रक्टिव रोल टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा डिस्ट्रक्टिव रोल है, लेकिन एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो है अब नॉइज और सिग्नल में फर्क इतना ज्यादा हो गया कि उस नॉइज में अपना सिग्नल भेजने के लिए हम सारों को मौला जट बन जाना पड़ता। और अगर वो तहम्मुल वाली आवाज को ज्यादा लाइक्स नहीं भी मिलती हैं, अगर तहम्मुल वाली आवाज को ज्यादा फौकियत नहीं भी मिलती, तो वो आवाज इंपॉर्टेंट है उठानी। क्योंकि इन अ वे ये एक सारा, मतलब आई थिंक लफ्ज अगर कोई बोले तो वो सर्कस है ना। हम एक सर्कस बन के रह गए हैं, हमें बाहर वाले भी सर्कस की तरह देख रहे हैं और अंदर से भी हमें सर्कस नजर आ रहा है। लेकिन सर्कस में भी कोई होता है कि कोई एक लॉजिक होती है, वो लॉजिक खत्म होगी है। बहुत सारी, मैं स्पेसिफिक्स पे आता हूँ वे फॉरवर्ड में, बहुत सारी चीज। एक तो ये मुझे जाहिर है क्योंकि मेरा काम इस पे, कि जो पाकिस्तान के नौजवान हैं उनको हमें अब और सीरियसली लेना होगा। और ये मैं एक पार्टी दो पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर पार्टी की बात कर रहा हूं। एक तरह से हर पार्टी में एक रिबेलियन हुआ है कि नौजवानों ने ये जो सियासत है ये हम सब से वापस ले ली है। और जो आप तज्जिए करते थे, जो हम सर्वे करते थे, और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, सारी दुनिया में हो रहा है, अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है, यूरोप में भी ऐसा हो रहा है, इन अ वे उसको ओवरटर्न कर दिया। तो जो हमारे फॉर्मूले थे, जो हमारे तरीके थे, जाविये थे सियासत को समझने के, उनको बिटवीन पाकिस्तान में एक यूथ बल्ज प्लस ये जो टेक्नोलॉजीज आई हैं उसने ओवरटर्न कर लिया। व्हाट दैट मींस इज कि द रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड। चले गुजारिश एक रूल ऑफ द गेम हैव चेंज्ड, न्यू रूल्स आर नीडेड। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता हफ्ते होने वाले आम इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं। इन इंतखाबात में वोटर टर्नआउट के अदाद शुमार सामने आ चुके हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की जानिब से जो अदाद शुमार जारी हुए हैं उसके मुताबिक वोटर टर्नआउट 47.6 यानी 47.6% रहा, जबकि 2018 में होने वाले आम इंतखाबात में वोटर टर्नआउट 52.1% था। इस वोटर से मुतालिक जारी जायजा जो है कौमी असम्बली के 264 हल्कों के फॉर्म 47 पर मबनी है। फाफिन की रिपोर्ट में बताया गया है कि इलेक्शन 2024 में 6 करोड़ वोटर्स ने वोट का इस्तेमाल किया।
2018 की निस्बत 58 लाख ज्यादा वोट डाले गए। अलबत्ता 2024 में वोट डालने की शरह कम हुई। गुज़श्ता इंतखाबात 2018 में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 10 करोड़ थी, जो इन इंतखाबात में 12 करोड़ 86 लाख हो चुकी है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। राशिद हमारे साथ मौजूद है, फाफिन के वो तर्जुमान है। राशिद साहब, ये बताइएगा कि जो रिपोर्ट सामने आई है, स्टेटमेंट्स भी आपके सामने आई हैं, क्या स्टेटिस्टिक्स आए हैं, टर्नआउट क्या रहा है और आपकी फाइंडिंग्स क्या थी? जी, थैंक यू आदिल साहब। ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए हैं उस पर फाफिन ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एक 10 तारीख को लॉन्च की थी। उसके बाद भी 2 हमारी फॉलोअप स्टेटमेंट्स अब तक इशू हो चुकी हैं। हमने अपनी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उसमें लिखा है कि जो इलेक्शंस थे वो कम्पेटिटिव थे, मुसाबकती थे, उसमें तमाम पार्टीज ने हिस्सा लिया है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और किसी पार्टी ने बायकॉट नहीं किया। और ये एक अच्छी अलामत है पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम के लिए कि बावजूद शिकायतों के और मसाइल के पार्टीज ने इलेक्शन में गई हैं और उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और उस इलेक्शन की बेसिस पे उन्होंने अपनी जो वोट शेयर और पार्टी और जो सीट शेयर हासिल किया है। जो वोटिंग और काउंटिंग के प्रोसेस थे जिसमें हमारे ऑब्जर्वर्स हमारे कोई 5600 से ज्यादा ऑब्जर्वर्स थे जिन्होंने पोलिंग स्टेशंस पे मुशाहिदा किया है वोटिंग और काउंटिंग प्रोसेस का, और उसमें जो पोलिंग स्टेशन लेवल पे जो मराहल थे वो हमने लार्जली बड़ी हद तक कंप्लाइंट पाए हैं, ठीक पाए हैं, कानून और रूल्स के मुताबिक बड़ी हद तक उसमें मसाइल हैं, लेकिन बड़ी हद तक वो उनको कानून और रूल्स को फॉलो करते पाए गए हैं। लेकिन और ट्रांसपेरेंट भी रहे हैं इस सेंस में कि हमारी भी एक्सेस थी उसमें मीडिया भी था, पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद थे और कैंडिडेट्स भी जा सकते थे। लेकिन जब टेबुलेशन की बात आई, रिजल्ट्स टेबुलेशन की, तो उस वक्त कोई 135 कॉन्स्टिट्यूंसीज इस तरह की हैं जिसमें हमारे मुशाहिदाकारों को, हमारे ऑब्जर्वर्स को उन प्रोसीडिंग्स का मुशाहिदा नहीं करने दिया गया। इसी तरह को 66 के करीब इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं नेशनल असेंबली की जहां पे हमारे ऑब्जर्वर्स ने देखा कि कुछ उम्मीदवारों को भी रोका जा रहा था। अच्छा। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी का जो प्रॉब्लम आया है वहां पे, और दूसरा जो डिले है रिजल्ट्स का, और डिले जो है वो जाहिर है उस दिन सेलुलर सर्विस नहीं थी, तो शायद टेक्नोलॉजिकल जो सोल्यूशन था रिजल्ट्स की ट्रांसमिशन का वो बहुत काम नहीं किया उसने, और जो फिजिकल जो ट्रांसपोर्टेशन हुई रिजल्ट की पोलिंग स्टेशन से आरओ के ऑफिस तक, उसमें टाइम लगा। और लेकिन हमारा कानून जो है वो दोनों सूरतों में, टेक्नोलॉजी चले या ना चले, दोनों सूरतों में 2 बजे तक रिजल्ट्स का तकाजा करता है। तो वहाँ पे जो डिले के साथ फिर जाहिर है बहुत सारे कैंडिडेट्स और पार्टीज ने इतराज़ करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 और 47 में डिस्क्रिपेंसीज हैं, जिस पे हमने रिकमेंडेशन ये दी थी कि इलेक्शन कमीशन बहुत लिबरली, जेनरसली, फयाजी के साथ जो शिकायत हैं उम्मीदवारों की उस पे ऑर्डर्स जारी करे और रिकाउंट जितने रिक्वेस्ट्स आए उनको इंटरटेन किया जाए, रिकाउंट्स हों, ताकि अभी नोटिफिकेशन से पहले और कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स उस वक्त तो हो रही थी, उनसे पहले मामलात जो हैं वो ज्यादातर कैंडिडेट्स की जो शिकायत हैं उनको सुन लिया जाए और उसमें जो है। राशिद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फाफिन के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।